हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीएम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थिंकर्स में हम गांधी जी को पढ़ने वाले हैं। इनका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम गांधी जी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके कॉन्सेप्ट, उनके थॉट्स, उनको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। गांधी जी ने राजनीति और धर्म को मिलाकर राजनीति का धार्मिकीकरण या आध्यात्मिकीकरण किया, लेकिन ये धर्म के रूढ़िवादी या धर्मांधता यानी धर्म के जो अंधेपन है उसको स्वीकार नहीं करते थे। इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो लौकिक था और मानवतावादी था। ये मानवता की सेवा को सच्चा धर्म समझते थे। ये व्यवहारिक जो धर्म है या धर्म की भावनाएं हैं उनको ही मानते थे। इन्होंने कहा कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई भी धर्म नहीं है, यानी मानव के जो काम है वही सच्चा धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये नीति, धर्म और मानवता को राजनीति में मान्यता देते हैं, या राजनीति में वो चाहते हैं कि राजनीति कैसे भी हो उसमें नीति हो, यानी नैतिकता होनी चाहिए, धर्म की भावना होनी चाहिए और मानवता की सेवा की भावना होनी चाहिए, ना कि राजनीति का लक्ष्य सत्ता या राज करना हो। उन्होंने कहा कि धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है, यानी राजनीति और धर्म को अगर अलग कर दे तो वो एक मृत्यु जाल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गांधी जी का मानना था कि राजनीति एक ऐसा सांप है जिसने चारों तरफ से हमें जकड़ रखा है, उसे हम निकल नहीं सकते, लेकिन हम राजनीति के अंदर धर्म का समावेश करके, नैतिकता का समावेश करके और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हम राजनीति को अच्छा बना सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण कर दिया। नेक्स्ट है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? सत्य वही है जो आपकी आत्मा कहे, बस शर्त ये है कि आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन विचारों को अपनाने की बात कही। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके आधार पर हम अपनी आत्मा की साधना कर सकते हैं और इससे क्या हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है और फिर आपकी जो आत्मा कहेगी वही सत्य होता है और इसी तरह हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी के विचार ये थे कि गांधी जी अहिंसा को प्राकृतिक व महान विचार मानते थे। किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा होती है। हमारी जो चेतना है उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, उसी के बल पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या जीत सकते हैं। जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म मानते थे अहिंसा को और ये हमारे जैसे जीवों का शाश्वत कानून मानते थे अहिंसा को। तो अहिंसा प्राकृतिक, किसी दूसरे को दुख ना देना, चेतना के द्वारा जीत प्राप्त करना, और ये एक धार्मिक विचार है और ये एक शाश्वत कानून है, ऐसा गांधी जी का मानना था। उसके बाद अहिंसा को गांधी जी ने 3 भागों में बांटा, यानी 3 तरह की अहिंसा हो सकती है। पहली है जागृत अहिंसा, जो बहादुर लोगों की होती है, यानी जो बहादुर लोग हैं, वीर लोग हैं, जो किसी भी सिचुएशन में वापस पीछे नहीं हटते, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जागृत अहिंसा। ऐसे लोगों की जो अहिंसा होती है उनको जागृत अहिंसा कहते हैं। उसके बाद है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा में गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध को शामिल किया है, इसको हम आगे समझेंगे। औचित्यपूर्ण अहिंसा को व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि आप अहिंसक ही रहोगे, हिंसा नहीं करोगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप अब बस में नहीं है तो फिर आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप मौलिक रूप से हिंसक नहीं हो। उसके बाद है भीरुओं या कोवार्ड्स। इसमें कायर जो लोग होते हैं वो डर से या शुरू से ही उनके मन में ये होता है कि हम हिंसक नहीं रह सकते, वो कायर होते हैं। उनकी जो हिंसा होती है वो भीरुओं की अहिंसा कहा है गांधी जी ने, और इसे निष्क्रिय हिंसा भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने 3 भागों में बांटा हिंसा को, एक जागृत, औचित्यपूर्ण, एनलाइटेंड, रीजनेबल और कोवार्ड्स। उसके बाद है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? गांधी जी की दृष्टि से सत्याग्रह दूसरों को दुखी करने की बजाय खुद दुखी होना और दूसरों को दुख ना दे, खुद दुखी हो जाओ, और यही सत्य पर विजय है गांधी जी के अनुसार। यह आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है। सत्याग्रह क्या है? आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है। एक निष्क्रिय प्रतिरोध होता है और दूसरा होता है सत्याग्रह। दोनों में क्या फ़र्क है? निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलता पर आधारित होता है, लेकिन सत्याग्रह एक आदर्श है और ये महान लोग ही इसे कर सकते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का त्याग कर सकते हैं, यानी एक सिचुएशन आ जाए तो हम उससे अहिंसा का त्याग करके हिंसा को अपना सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह में अहिंसा का त्याग किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
निष्क्रिय प्रतिरोध में हम सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्याग्रह में हम खुद को दुख दे सकते हैं लेकिन दूसरों को दुख ही नहीं देख सकते। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल लोगों का काम है और सत्याग्रह वीर लोगों का काम है। निष्क्रिय प्रतिरोध में द्वेष हो सकता है, घृणा, अविश्वास, इन सब तरह की भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन सत्याग्रह में प्रेम मूलक ही होता है, यानी हम इसमें प्रेम से सब बातें मान लेते हैं, खुद को दुख दे लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में घृणा होती है, सामने वाले को हम परेशान करने की कोशिश करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन सत्याग्रह में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, जैसे कि खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता का प्रसार, ये सब सत्याग्रह के प्रकार हैं। इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति यानी कुछ क्रिएटिव काम करने की बात होती है। गांधी जी ने सत्याग्रह के 11 व्रत बताए हैं, यानी कि 11 ऐसी बातें हैं जो सत्याग्रह, जिनके आधार पर हम सत्याग्रह कर सकते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, धर्मों के प्रति समानता, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण। ये सत्याग्रह के 11 नियम हैं। सत्याग्रह गांधी जी ने व्यवहार में अपनाया था और हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि सत्याग्रह किस तरह काम करता है और गांधी जी ने इसको किस तरह व्यवहार में डाला था। तो पहला है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिजरत या परवजन, अनशन करना, हड़ताल, उपवास, ये सब सत्याग्रह के प्रकार हैं। उपवास को कुछ आलोचक आतंकवाद भी कहते हैं या राजनीतिक दबाव भी कहते हैं। दूसरा एक आर्थर मूर है विचारक, उन्होंने सत्याग्रह को मानसिक हिंसा कहा है, क्योंकि इससे हम सामने वाले को मानसिक रूप से कष्ट देते हैं। भले शारीरिक कष्ट हम खुद को दे रहे हो, मानसिक भी खुद को दे रहे हो, लेकिन साथ ही सामने वाले को शारीरिक कष्ट ना देकर एक मानसिक हिंसा करते हैं उसके साथ। नेक्स्ट है राज्य के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी राज्य विहीन समाज के समर्थक थे। वो राज्य को एक साधन मानते थे, सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए राज्य एक साधन की तरह हो, क्योंकि राज्य से नैतिक विकास असंभव है, क्योंकि राज्य हिंसा मूलक संगठन है। उनको लगता था कि राज्य व्यक्तियों के साथ हिंसा करता है, इससे नैतिक विकास नहीं हो सकता। राज्य स्वावलंबी नहीं बना सकता व्यक्ति को, और ना ही व्यक्ति में उससे आत्मविश्वास आता है। गांधी जी अराजकतावादी थे, क्योंकि उन पर क्रोपोटकिन और टॉल्स्टॉय का बहुत प्रभाव था, और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने राज्य विहीन दृष्टिकोण अपनाया। गांधी जी राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे, साधन मानते थे, इसीलिए उन्होंने कम करने के लिए, यानी राज्य की सत्ता को कम करने के लिए या राज्य के प्रभुत्व को कम करने के लिए उन्होंने 3 सुझाव दिए। पहला कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता का एक ही केंद्र नहीं हो, सत्ता अलग अलग भागों में या अलग अलग लोगों में होनी चाहिए। उसका कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, कुछ न्यूनतम कार्य ही करे, जैसे सुरक्षा हो गई, युद्ध के समय जो भी व्यवस्था करनी हो वो, या ये सब काम कार्य क्षेत्र, यानी राज्य का कार्य क्षेत्र मिनिमम हो, जितना कम हो सके उतना कम हो। उसके बाद प्रभुत्व के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया। राज्य का जो प्रभुत्व का सिद्धांत है उसका इंदिरा गांधी जी उसे नहीं मानते थे। नेक्स्ट है राम राज्य, आदर्श अहिंसात्मक समाज। गांधी जी का राम राज्य कैसा होगा, इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे आदर्श राम राज्य बेसिकली है कि उन्होंने एक ऐसा राज्य की कल्पना की जिसका वो आदर्श था। उनका आदर्श समाज जिसमें अहिंसा होगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, अधिकार होंगे, निजी संपत्ति होगी। गांधी जी के राम राज्य में अहिंसा होगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, लोगों को अधिकार होंगे, लोगों के पास निजी संपत्ति हो सकती है लेकिन श्रम अनिवार्य होगा, वर्ण व्यवस्था होगी और वसुधैव कुटुंबक यानी शांति प्रिय होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कामना की जाती है। ऐसी भावना थी गांधी जी की। कुल मिला के गांधी जी ने जिस राज्य की कल्पना की थी वो चाहते थे कि उनमें ये विशेषताएं हों, उसमें अहिंसा हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, लोगों को अधिकार हो, निजी संपत्ति का अधिकार हो, श्रम भी करे लोग, और उसमें वर्ण व्यवस्था भी हो, और वसुधैव कुटुंबक की भावना रखने वाले लोग हों, यानी लोगों में शांति हो, प्रेम हो और अहिंसा हो। इस तरह से उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जिससे उन्होंने राम राज्य कहा।
नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व और बहुमत शासन के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी ने मताधिकार का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मताधिकार शारीरिक परिश्रम पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो मत देने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए शारीरिक परिश्रम, ना कि संपत्ति या पद। उसके आधार पर मताधिकार नहीं होना चाहिए, शारीरिक परिश्रम के आधार पर मताधिकार का ये अधिकार उस लोगों को मिले। अल्पसंख्यकों का सहयोग जरूर, उनका मानना था कि हालांकि बहुमत है तो ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक है उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिभाशाली या एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो 1000 मूर्खों से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए अल्पसंख्यक लोग हैं उनका भी सहयोग, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और बहुमत शासन में भी उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। न्यायप्रिय बहुमत व सहनशील अल्पमत, यानी कि बहुमत है उसको न्यायप्रिय होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो अल्पमत के साथ अन्याय करे, और अल्पमत है उसको भी सहनशील होना, यानी कि बहुमत है, बहुमत लोगों ने अगर कोई निर्णय लिया है और वो तर्कयुक्त है तो अल्पमत को चाहिए कि वो उसे मान ले, और अल्पमत की राय को भी महत्व देना चाहिए। वास्तविक यही प्रजातंत्र, वास्तविक प्रजातंत्र होता है। गांधी जी की राय में बहुमत लोग हैं उनको भी अल्पमत की जो राय है उसको भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी इसे ही वास्तविक या सच्चा प्रजातंत्र मानते थे। नेक्स्ट है गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी सामाजिक न्याय को बहुत महत्व देते थे। इसी क्रम में उन्होंने औद्योगिकीकरण का विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कुटीर उद्योगों धंधों का समर्थन किया है, क्योंकि लोगों में आत्मनिर्भरता का भाव आता है इन धंधों से, कुटीर उद्योगों से। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास की धारणा दी, यानी ट्रस्टीशिप की धारणा दी, जिसमें उनका मानना था कि पूंजीपति या कोई भी धनवान लोग हैं वो उनके पास जो ज़्यादा संपत्ति है वो उस संपत्ति खुद की नहीं समझे बल्कि औरों की समझे, यानी गरीब लोगों की समझे। बस वो उसके ट्रस्टी है लेकिन वो किसी और की संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अपरिग्रह का सिद्धांत दिया उन्होंने कहा कि अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह के सिद्धांत में क्या होता है कि आपके पास आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो, बाकी है वो किसी और का है, आपका नहीं है, तो अनावश्यक संग्रह नहीं करें। वर्ग सहयोग की धारणा, गांधी जी मार्क्स जैसे मानते थे कि दो वर्गों में संघर्ष होता है, सहयोग नहीं हो सकता, तो गांधी जी उसके बिल्कुल अपोजिट ये मानते हैं कि पूंजीपति और जो श्रमिक लोग हैं उनमें वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग की भावना होती है। सामाजिक विचारों में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी, यानी कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, क्योंकि वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है वैज्ञानिक व्यवस्था है और ये वंशानुक्रम का शाश्वत नियम है। उन्होंने अस्पृश्यता के अंत को बढ़ावा दिया, यानी वो अस्पृश्यता के अंत के समर्थक थे, और उन्होंने इसके ख़त्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह और गोद लेने जैसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। अस्पृश्य लोगों को उन्होंने एक वर्ड दिया, हरिजन। हालांकि वो समाज सुधारक थे, स्त्रियों के भी सुधारक थे। उनका मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए और वो उनका केवल घरेलू जो काम है वही करे। ऐसा गांधी जी की उनका कहना था कि स्त्रियां है वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो और सिर्फ उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घरेलू होना चाहिए। तो ये एक बात थोड़ी सी नेगेटिव लगती है। उसके बाद बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा को दोषपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक शिक्षा के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को दस्तकारी सिखानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरी बात, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा हो जिससे लोग स्वावलंबी बने, जिससे लोगों के चरित्र का निर्माण हो, स्वावलंबी बने, यानी दस्तकारी की जो उन्होंने दस्तकारी सीखी है उसके बेस पे लोग आगे चलकर रोजगार प्राप्त कर सके और अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। गांधी राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रवादी दोनों थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार राष्ट्र को या राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार है, यानी वो कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देते थे और अधिकारों को कम, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गांधी जी की आलोचना भी की जाती है और गांधी जी का समर्थन भी किया जाता है। आलोचना की जाती है कि गांधी जी के जो विचार है वो मौलिक नहीं है, गांधी जी के विचार है वो काल्पनिक है, भावात्मक है, उपहासजनक है। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, हम जानते हैं गांधी जी को, उनके जो विचार है, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उनमें उनके विचार है, सत्याग्रह की वो बात या फिर सत्य और अहिंसा के बेस पे वो जीतने की बात है, वो काफ़ी नहीं बहुत सही है। पूंजीपति सहायक कहते हैं कुछ लोग उनको,
क्योंकि वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा विश्वास करते हैं, वो उससे मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो पूंजीपतियों के सहायक है, लेकिन ये भी सही नहीं है। धर्म और राजनीति का जो मिलन है वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जनमत का जो सिद्धांत है वो भी अस्पष्ट है, लेकिन ये जो आलोचनाएं हैं वो सही नहीं है। उनके विचारों में मौलिकता भी है, वो काल्पनिक नहीं है। हाँ, थोड़े मान सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके विचार है वो व्यवहारिक है। गांधी जी व्यवहारिक थे, वो जो भी बोलते थे वो पहले खुद पे अप्लाई करते थे, उसके बाद उसको दूसरों को कहने के लिए बोलते थे। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी की जो देन है, यानी गांधी जी के जो विचार है वो हमारे बहुत काम के हैं, और उनकी जो विचारधारा है वो आज भी काम आ रही है। जैसे सत्य और अहिंसा का विचार है, राजनीतिक आध्यात्मिकरण है, धर्म आधारित राजनीति जिससे लोगों में राजनीति के प्रति झुकाव बढ़ता है। उन्होंने व्यक्ति के महत्व को बढ़ावा दिया, मानवीय शक्तियों में विश्वास बढ़ा है। सामाजिक और राजनीतिक व आर्थिक स्वाधीनता का विचार भी सही है, और ये इससे लोगों में आपस में जो जुड़ाव है, जो सामाजिक स्तर पर है, आर्थिक, राजनीति, इनसे लोगों में भावनात्मक और धार्मिक विश्वास बढ़ा है। उन्होंने रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया। अब हम गांधी और मार्क्स की तुलना करेंगे। गांधी और मार्क्स में क्या समानता है और क्या असमानता है। समानता ये है कि दोनों अन्याय का विरोध करते हैं, दोनों ही राज्यहीन और वर्गहीन समाज के समर्थक हैं, दोनों का दृष्टिकोण मानवतावादी और शांति प्रिय है, दोनों ही श्रम को महत्व देते हैं, यानी लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। असमानता ये है कि दार्शनिक दृष्टि से दोनों में डिफरेंस है। ये है कि मार्क्स हिंसा और क्रांति के समर्थक है, लेकिन गांधी जी अहिंसा के समर्थक हैं। साधन व साध्य में अंतर है। गांधी जी चाहते हैं कि साधन भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन मार्क्स साधन कैसा भी हो, बस साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए। साधन की पवित्रता में मार्क्स विश्वास नहीं करते। दोनों में पद्धति का भी भेद है, क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक है, और लेकिन मार्क्स क्रांति और हिंसा को समर्थक कर देते हैं। ईश्वर व धर्म संबंधी, मार्क्स ईश्वर और धर्म दोनों को ही नहीं मानते। वो धर्म को अफीम कहते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन गांधी जी ईश्वर और धर्म के प्रति झुके हुए हैं। दोनों वर्ग संबंधों में जो इनके विचार है वो भी भिन्न है, क्योंकि गांधी जी वर्गों में सहयोग को महत्व देते हैं, सहयोग को मानते हैं, लेकिन मार्क्स वर्गों में संघर्ष को मानते हैं। संपत्ति के विचार है वो भी अलग है। मार्क्स निजी संपत्ति का समर्थक नहीं है। मार्क्स नहीं चाहता कि किसी के बाद भी निजी संपत्ति, वो चाहते हैं कि निजी संपत्ति का अंत हो जाए, लेकिन गांधी जी निजी संपत्ति के समर्थक है। मार्क्स लोकतंत्र के विरुद्ध है, जबकि गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक है। तो इसमें हमने गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।